ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो बहुत कॉमन है, जो हम हर बार करते हैं कि एक चीज बार बार हो रही है, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी अ कॉमन मिस्टेक, और इस दफा हम क्यों गए डिफॉल्ट की तरफ? पाकिस्तान बेसिकली गाड़ियां इंपोर्ट करके, मोबाइल फोन इंपोर्ट करके ग्रोथ जो है वो वहां से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और वो अनसस्टेनेबल है बिकॉज पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर टू जीडीपी जो है ना वो 10% है। मुसीबत टल गई है या अभी रिस्क नजर आ रहे हैं आपको? और अगर है तो वो क्या रिस्क है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान एक बार फिर दिवालिया होने वाला था, तो आईएमएफ ने हमें सेव कर लिया। और वही पुराना स्क्रिप्ट है। हम अपनी ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाते और हमारे डॉलर रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स कंटिन्यू नहीं कर पाते, और उन्हीं इंपोर्ट की वजह से हमारी ग्रोथ फ्यूल हो रही होती है। और आईएमएफ के पास जाना पड़ता है मजीद पैसे लेने के लिए। सालों से ये सिलसिला चल रहा है। क्या मिस्टेक्स हैं जो हम बार बार कर रहे हैं, और क्या हमेशा की तरह फिर पॉलिटिशियंस यही कहेंगे कि आखिरी प्रोग्राम है और दोबारा नहीं जाना पड़ेगा? इनफैक्ट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को इन्होंने एक्सटेंड किया, बट डिफॉल्ट के करीब थे, अमाउंट का साइज ही बड़ा है। सो इसको अब एक और बेल आउट कहना गलत नहीं होगा। तो इस पर आज मेरे साथ बात करेंगे साकिब शिरानी साहब। एक्सपर्टीज रखते हैं पब्लिक पॉलिसी में, नॉन इकोनॉमिस्ट हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी काउंसिल थी उसके मेंबर भी रहे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है बहुत मसरूफ आदमी है, दैट रियली मीन्स अ लॉट। एक बार फिर से दिवालिया होने जा रहे थे और आईएमएफ ने बचा लिया। और वही पुराना स्क्रिप्ट है, ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ती है, हम सस्टेन नहीं कर पाते, आईएमएफ के पास जाते हैं। क्या हम इसको कह सकते हैं कि एक और, लाइक लास्ट टाइम ने 13th बेल आउट पैकेज था, इसको हम 14th कह सकते हैं? अभी ऑब्वियसली अप्रूव तो नहीं हुआ। आई थिंक ये प्रोबेबली ये 13th की कंटिन्यूएशन ही होगी रादर देन के एक नया होगा। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। उसकी मैं इसलिए पूछ रहा था, एक तो रीजन ये कि हमें जो रिजर्व्स की सिचुएशन उससे तो नजर आ रहा था कि डिफॉल्ट वाज एमिनेंट। दूसरा, इन्होंने साइज भी बढ़ा लिया है लोन का और थोड़ा सा पीरियड भी एक्सटेंड करवा लिया, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको भी बेल आउट तो नहीं कहेंगे। अच्छा, क्या पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बेल आउट लिए हैं या फिर ये अभी हमसे भी कोई और आगे है इस मामले में? एक्चुअली अभी जो प्रोलॉन्ग यूजर्स की लिस्ट में ना हम आई थिंक टॉप 5 या टॉप ऐसे 6 या 7 में आते हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी आइडिया नहीं है, बट ठीक आई है। थिंक टॉप 5 में तो है, शायद मोस्ट प्रोबेबली टॉप 5 में। ठीक है। सर, फरवरी में शौकत तरीन साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि दिस प्रोग्राम शुड बी इनफ, जब रिज्यूम हुआ था। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, क्या उनको नहीं नज़र आ रहा था कि सिचुएशन इतनी जो है फ्रेजाइल है, वल्नरेबल है, कि हम 2 महीने बाद ही खड़े होंगे डिफॉल्ट के उसके ऊपर? और अगर ऐसा नहीं है, उनको पता था, तो क्या सियासी बयान था? आई मीन, मैं इस चीज़ को समझ नहीं, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा। ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने मिस एस्टिमेट किया या गलत अंदाजा लगाया, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हम पहले भी बहुत मरतबा सुन चुके हैं कि यह आखिरी प्रोग्राम होगा आईएमएफ का, और इसके बाद हमें जरूरत नहीं होगी। और जब ग्रोथ हो रही होती है तो सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनकी गवर्नमेंट जो होती है वो वाह वाह कर रही होती है कि देखिए हमने कितनी बड़ी तीर मार ली है। तो ये पहली बात नहीं कि नामी कितनी मरतबा हम इधर आ चुके हैं, 1988 के बाद ये 13वीं मरतबा या 14वीं मरतबा है। तो ये ऑब्वियसली शो करता है कि, और ज्यादातर वजूहत वही है। सो ये शो करता है कि एक परपेचुअल एक मसला है हमारी, आप कह लें अंडरस्टैंडिंग में, हमारी पॉलिसी मेकर्स की। उनको भी समझ अभी तक नहीं आई है कि पाकिस्तान की ग्रोथ डायनामिक्स जो है वो उनका एक्सटर्नल अकाउंट से क्या ताल्लुक है, कितने बड़ा कंस्ट्रेंट एक्सटर्नल अकाउंट हमारे लिए। सो आई थिंक ये अब शायद समझ आ गई हो सबको होपफुली। ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो बहुत कॉमन है, जो हम हर बार करते हैं कि एक चीज बार बार हो रही है, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी अ कॉमन मिस्टेक, और इस दफा हम क्यों गए डिफॉल्ट की तरफ? वही वजूहत है। इस मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, पता नहीं आपने मेरा आर्टिकल देखा या नहीं, मैंने कोई बार 2 महीने पहले लिखा था इस क्राइसिस के बारे में। ये इसका क्राइसिस टाइटल काफी बताइएगा, मैं बाद में चेक कर लूँ। हाँ, ये डॉन में था और इसका नाम था अ क्राइसिस लाइक नो अदर। ओके। तो ये जो है एक्सप्लेन करता है कि इस मरतबा क्यों डिफरेंट है और क्यों ज्यादा गंभीर है ये क्राइसिस। बट इसका स्टार्ट जो है, जहां तक हम अभी पहुंचे हैं, वो प्रीटी मच सिमिलर है सारी पिछली वाली में। वो ये है मसला हमारा कि हमारी जो हुकूमतें हैं
इन्होंने एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दिया। पाकिस्तान अनलाइक ऑल अदर कंट्रीज, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं एशिया की, जिनका हम मसाले देते हैं, इंडिया है या बांग्लादेश है, या उससे पहले साउथ कोरिया, उससे पहले ताइवान या वियतनाम, उससे पहले चाइना, व्हाटएवर, ये सारी कंट्रीज का जो ग्रोथ मॉडल था वो एक्सपोर्ट लेड था। और पाकिस्तान का ग्रोथ मॉडल है ही नहीं। पाकिस्तान बेसिकली गाड़ियां इंपोर्ट करके, मोबाइल फोन इंपोर्ट करके ग्रोथ जो है वो वहां से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और वो अनसस्टेनेबल है बिकॉज पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर टू जीडीपी जो है ना वो 10% है, वियतनाम का 104% और इंडिया का अब 20% के आसपास है, बांग्लादेश 17% पे बैठा हुआ है। तो जब आपका एक्सपोर्ट सेक्टर 10% होगा और आपकी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स जो है वो तकरीबन 18-20% ऑफ जीडीपी होंगी, तो इसका मतलब है जो बैलेंस होगा हर वक्त आपको बोरो करना पड़ेगा, और वो सस्टेनेबल नहीं होता ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप इतनी ज्यादा 8% ऑफ जीडीपी की हर साल बोरो नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऐसे ग्रो नहीं कर रही। सर ये एक्सपोर्ट की आपने बात की, इन्होंने ऑब्वियसली एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम भी लॉन्च की थी, और कुछ इन्होंने बताया भी है कि ऑब्वियसली एक्सपोर्ट थोड़ी बड़ी भी हैं। अब आई एम नॉट श्योर वेदर ये इन्फ्लेशनरी था जो ग्रोथ आया था या वॉल्यूम ड्रिवन था, बट इस पे भी बात करें। और साथ में ये बताएं कि हमारी जो एक्सपोर्ट रही है हिस्टोरिकली, मैं जावेद हसन साहब को सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि जो हमारा 2000 में चार्ट था एक्सपोर्ट का, बेसिक कमोडिटीज लो वैल्यू एडिशन, बिल्कुल नीचे वाला जो होता है सेक्टर, वही एक्सपोर्ट उस वक्त भी हुई थी, अभी भी हमारा एक्सपोर्ट मिक्स वही है। तो हमने इन 20 सालों में कुछ नहीं किया सिवाय थोड़ी बहुत प्रोग्रेस जो आईटी सेक्टर में आई। आप इत्तेफाक करते हैं? हाँ, इससे पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ कि वो आई थिंक मुझे अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है कि हम ये बार बार ये क्राइसिस में क्यों आते हैं। तो एडीबी ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया, 2018 में ही किया था इन्होंने। उनकी एक रिपोर्ट आप देख लें पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से। उन्होंने वर्कआउट किया था कि पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंस्ट्रेंट है वो किक इन करता है जब ग्रोथ तकरीबन 3.8% होती है। सो एवरी टाइम हम एक कंसिस्टेंट बेसिस पे 3.8% या ऐसे ज्यादा ग्रोथ को हिट करते हैं, तो हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हम पुल इन करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर छोटा है तो और छोटा भी है, अनडाइवर्सिफाइड भी है, बोथ प्रोडक्ट्स के हवाले से और मार्केट्स के हवाले से, तो वो जो है फिर हमें प्रॉब्लम होता है ऑब्वियसली। अनलाइक अदर कंट्रीज हम सस्टेन क्यों नहीं कर पाते उस ग्रोथ को। तो ये एक कंसिस्टेंट इशू है। अब ये जो है ये पिछली जो गवर्नमेंट आई थिंक थोड़ा सा इसमें नुआंसेस ऑब्वियसली आपको पता है इकोनॉमिक्स में बहुत होते हैं या इकोनॉमिक एनालिसिस में बहुत होते हैं। नुआंस ये है इस सारे मामले में कि जो आयरॉनिक बात है वो ये है कि क्योंकि मैंने इस पिछले गवर्नमेंट के साथ तो काफी काम किया शुरू से ही, इनके बल्कि आने से पहले इनके जो प्लान्स वगैरह थे उसमें अपना इनपुट दिया, तो इस गवर्नमेंट को हमने समझा दिया था या इसको खुद समझ आ गई थी कि ये एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है पाकिस्तान का। तो इन्होंने आते ही इसके ऊपर जो है ना मतलब सोच विचार काफी की कि हम एक्सपोर्ट्स को कैसे इंक्रीज करेंगे और इसको डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली वो जब आए तो पहला साल 1.5 साल स्टेबलाइजेशन में लग गया, फिर कोविड आ गया, मगर इन्होंने वाहिद गवर्नमेंट है फॉर द लास्ट 20-25 इयर्स जिन्होंने दे मूव द नीडल ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स जो है इस साल 31-32 बिलियन डॉलर्स पे, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 31-32 बिलियन डॉलर्स पे होगी, आईटी एक्सपोर्ट्स 4-5 बिलियन डॉलर्स पे होगी, यानी कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स जो है वो 35 से 37 बिलियन डॉलर्स होगी। प्रॉब्लम वाज नॉट एक्सपोर्ट साइड, इनकी जो ग्रोथ पॉलिसी थी वो अनफॉर्चुनेटली चेंज नहीं हुई, वो वही रही। और उसने आपने जो देखा होगा हमारी इंपोर्ट्स जो है वो बीच में उनकी ग्रोथ 60-70% हो रही थी डॉलर टर्म्स में, और इस साल खत्म होंगे तो तकरीबन हम 80 बिलियन डॉलर से तजावज करेंगे इंपोर्ट्स। तो रेशो हो ही रहा है ऑलमोस्ट।
एग्जैक्टली तो प्रॉब्लम इनका एक्सपोर्ट साइड नहीं था, प्रॉब्लम इनका इंपोर्ट साइड था, और वो बार बार हम सब ने बताने की कोशिश की फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि ये आपको प्रॉब्लम होगी। इनको बस ये आई थिंक इशू होता है पाकिस्तान में, हम इलेक्शन साइकिल के साथ चलते हैं। इनको ये था कि हम अगर वो सारी जो इनको 3 साल जो इनको अंडर प्रेशर किया, या मतलब इन्फ्लेशन ने, तो वो प्रेशर इन्होंने हटाने के लिए इन्होंने कहा ग्रोथ की तरफ जाते हैं। इन्फ्लेशन अब तो ऑब्वियसली ग्लोबल फिनोमेनन है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं सच। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स बढ़ाने पड़ेंगे, गैस वगैरह, तो वो तो हम नहीं कर सकेंगे। अगर हम ग्रोथ डिलीवर करेंगे तो शायद हम अपना जो इलेक्शन में जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो उसको हम ठीक कर सकेंगे। तो ये इनकी मिसकैलकुलेशन हुई, आप कह सकते हैं ज्यादा पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन थी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल दोनों मिसकैलकुलेशन। सर लेकिन जो ग्रोथ आपने बात की कि इनकी पॉलिसी कहते तो रहे शौकत तरीन साहब के सस्टेनेबल होगी, लेकिन ऑब्वियसली हमने देखा कि सस्टेनेबल नहीं थी, और जो आपने भी एडीबी की स्टडी का जिक्र किया वो भी सही साबित हो रही दोबारा। लेकिन क्या जो हम ग्रोथ करते हैं तो वहाँ पर यही 3-4 सेक्टर ही रहते हैं, ऑटो, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई और इनके पास ऑप्शन नहीं है जहाँ पे कोई ऐसी ग्रोथ आए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वो उन चीज़ों की हो सके जो हम एक्सपोर्ट कर सके? क्यों बार बार उन्हीं सेक्टर्स को? और आपको भी अंदाजा है काफ़ी रेंट सीकिंग किस्म के सेक्टर्स हैं, प्रोटेक्शन है उनके पास, कंपटीशन नहीं है, तो ये क्या अच्छी स्ट्रैटेजी है? इसको क्यों नहीं चेंज किया? जब इनको ये समझ आ गई थी कि एक्सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है, तो साथ में इसको क्यों नहीं बैलेंस किया? देखिए, इसमें पहली बात है कि जब आपको किसी गवर्नमेंट को ग्रोथ चाहिए होती है तो ऑब्वियसली नए सेक्टर्स तो आप तलाश नहीं करते हैं, बिकॉज उसमें तो टाइम लगता है, उनको 3-4 साल लगेंगे उनको खड़े होते हुए, और जॉब्स पुल इन करते हुए और ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हुए। तो ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड होता है कि आपके जो सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल जापान को आप देख लें 1989 के बाद जितने भी जापान में फिस्कल स्टिमुलस आए हैं वो वही सेक्टर्स को आए हैं, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन को। चाइना का आप 2009 का फिस्कल स्टिमुलस पैकेज देख लें, और अभी जो उनका चल रहा है, उनकी जो गो टू स्ट्रेटजी है वो सारी प्रॉपर्टी ड्रिवन है। सो मतलब अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, वंस अगेन मैं पिछली गवर्नमेंट को बहुत क्रेडिट देता हूँ क्योंकि उन्होंने 4-5 नए सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए और कुछ सेक्टर्स के ऊपर डिलीवर भी किया। मसलन फॉर एग्जांपल टूरिज्म के ऊपर, राइट? आज ही अगर आप देखें तो ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान आई थिंक 6 रैंक्स ऊपर आया पिछले साल, राइट, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग टू आई थिंक पाकिस्तान वो एंड नज़र भी आ रहा था टूरिज्म पे, काफ़ी नज़र आ नजर रहा भी आ रहा था। सो आई थिंक वो क्रेडिट देना चाहिए बिकॉज वो बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब कह रहे थे कि टूरिज्म हमारा जो है वो बहुत बड़ा एक फोकस होगा और एक था, अनटैप्ड है। फॉरेन एक्सचेंज अर्नर होगा हमारे लिए, राइट? सो एक वो था। दूसरा, आईटी सेक्टर के ऊपर उन्होंने कामयाबी हासिल की, इसमें कोई शक नहीं है। स्टार्टअप फाइनेंसिंग के नंबर्स अगर आप देखना शुरू कर दें और पाकिस्तान को स्टार्टअप इंडेक्स में देखें कि किधर ग्लोबली रैंक किया जा रहा है, अब टॉप 4 या 5 इमर्जिंग मार्केट्स में पाकिस्तान रैंक हो रहा सर है। ये स्टार्टअप फाइनेंसिंग ये तो काफी रिकॉर्ड फाइनेंसिंग थी, लेकिन क्या वाकई हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से आई है या फिर ये ड्यू थी, आनी ही थी? देखिए, मेरा मेरा ख्याल है एक फोकस तो था और एक आईटी पॉलिसी तो थी। तो ये कहना कि गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं था बिकॉज उन्होंने कुछ चेंजेस किए टैक्स लॉज में, कुछ चेंजेस किए एक्सचेंज रेट के हवाले, ये एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के हवाले से कि आप कितना रख सकते हैं बाहर, कितना लेके आना पड़ेगा आपको, एसेट्रा एसेट्रा, मार्केटिंग के लिए कितना आप रख सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें जो है इन्होंने काफी उनको तकबीयत दी नए स्टार्टअप्स को। ठीक ऑफ है। कोर्स कुछ चीजें एफबीआर ने की जो कि बिल्कुल कॉन्ट्री थी, तो वो भी माइनस में जाता है। वो आई थिंक वो अपना वन हैंड वाज नॉट टॉकिंग टू द अदर हैंड, वो वाली बात है। बट आईटी पॉलिसी थी और फोकस था। एंड थर्ड, मेरा ख्याल है कि मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग में जो देखा है मैंने, वो ये देखा है कि जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट हुई 2018 के बाद, उसमें कुछ नए सेक्टर्स ओपन अप हुए या नए प्रोडक्ट लाइंस ओपन अप हुई एक्सपोर्ट्स के लिए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से।
अब वो अनफॉर्चुनेटली ये जो हम बार बार क्राइसिस में जाते हैं, तो वो जो नए सेक्टर्स होते हैं, वो नेसेंट सेक्टर्स होते हैं ना, वो उनको बहुत मार पड़ती है। सो वो शायद अभी दोबारा आई थिंक हाइबरनेशन में चले जाएं। बट मैंने कुछ बहुत बड़ी कंपनीज देखी है जो 50 साल पाकिस्तान में चीज में सिर्फ इंपोर्ट्स कर रही थी या डोमेस्टिक मार्केट को सर्विस कर रही थी, बट पिछले कोई 3-4 साल से उन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट्स दरियाफ्त करना शुरू कर दिए, श्रीलंका में, अफ्रीका में, और एक जो थी वो एक्चुअली अमेरिका भी एक्सपोर्ट कर रही थी, ऑल बिकॉज ऑफ द कम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट जो उनको मिला था। तो ये चीजें अगर चल रही होती ना, ये सारी बार बार क्राइसिस ना आती पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, तो मेरा ख्याल है हम एक बेहतर पिक्चर देखते। सर अभी जो लाइफ लाइन मिली है आईएमएफ से, ऑब्वियसली अभी अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन जो रुकावटें थी सब्सिडी वाली और एक्सचेंज रेट भी, सॉरी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया गया, तो मेरे ख्याल में हो ही जाएगा इवेंचुअली। लेकिन अब जो लाइफ लाइन मिली है वो को लगता है कितने साल तक हम समझते हैं कि सस्टेनेबल होगा, और हमारी इस वक्त जो ग्रोथ फाइनेंसिंग नीड है अगले 1 साल की, अगर वो बता सके कितनी। देखिए ग्रोथ फाइनेंसिंग नीड जो है वो मेरे मेरे मुताबिक अबाउट $35 बिलियन के आसपास है FY23 की। और ये जो है आई थिंक गवर्नमेंट का या IMF का नंबर मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने आज सुबह ही देखा था, शायद आई थिंक गवर्नमेंट का नंबर है, ब्लूमबर्ग पे कोट गवर्नमेंट का नंबर है आई थिंक, एक्सक्यूज मी, ये मिफ्ता का शायद एस्टिमेट है, उनका $37 बिलियन है। तो इसी रेंज में बेसिकली हम हैं। और इस वक्त हमारे जो रिजर्व्स हैं, वैसे शायद कहते तो हैं कि 10.5 बिलियन है, लेकिन वो तो जो स्टेट बैंक रिजर्व, उसमें अगर हम नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स की बात करें, अगर स्वैप्स को देखकर और जो दूसरे मुल्कों के पैसे रखे हुए, तो इस वक्त कितने हैं वहाँ पर? 3-4 बिलियन कितने हैं हमारे पास? नहीं, अगर आप नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स की बात करें जो उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जिसमें आपने सही कहा स्वैप्स निकाल देते हैं, सेंट्रल बैंक रिजर्व्स निकाल देते हैं, शॉर्ट टर्म जो रीपेमेंट्स आ रही हैं वो भी निकाल देते हैं, तो नेट इंटरनेशनल रिजर्व तो बहुत सालों से हमारे 2018 से बल्कि शायद 17 से नेगेटिव में। अच्छा, माइनस में चल रहे। ठीक है, तो तो गैप कितना आएगा? 37 बिलियन की नीड है, आईएमएफ कितने, और आईएमएफ के साथ ऑब्वियसली फिर वर्ल्ड बैंक और एडीबी वगैरह भी फंडिंग अनलॉक करता है, तो कोई अभी तक इस पे डॉक्यूमेंट इशू हुआ है? कोई आपकी नॉलेज में है कि कितनी जो है यहाँ से हेल्प हो जाएगी, और फिर गैप कितना रह जाएगा? क्योंकि हमारा एक ट्रेड डेफिसिट भी चलता है हर महीने। ये इसको सारा कुछ अकाउंट फॉर करके ये बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस आपकी लोन रीपेमेंट्स और IMF को जो रीपेमेंट्स ड्यू है, तो ये आपकी ग्रोथ फाइनेंसिंग नीड बन जाती है। वो तो 35 to 37 बिलियन का तखमीना है हम सबका, तकरीबन कंसेंसस ही है। और फिर नीचे इसके बिलो द लाइन फिर आपके पास आपकी फंडिंग फाइनेंसिंग आती है जो FDI की सूरत में हो सकती है, सो डेट और नॉन डेट क्रिएटिंग फाइनेंसिंग आती है। फिर आप देखते हैं जो गैप होता है वो फिर ऑब्वियसली आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो ड्रॉ डाउन उस क्या से होते हैं। तो मेरा जो अपना तखमीना है वो ऑब्वियसली अभी तो कहना मुश्किल है, बिकॉज IMF के साथ जब तक डिस्क्लोज नहीं होगी कि क्या उन्होंने अग्री किया है, और अग्री अभी किया भी नहीं है, ऑब्वियसली होगा आगे जाके तो वो क्या होगा। बट मैं जो अपना थोड़ा बेस्ट एस्टिमेट दे रहा हूँ वो ये है कि मेरा ख्याल है कि ये गैप सारा पूरा हो जाएगा IMF की वजह से, बिकॉज जब IMF ये प्रोग्राम करता है तो वो कोई लूज एंड छोड़ता नहीं है। ऑब्वियसली कोई उनकी अजम्पशंस में मिस्टेक्स हो जाती हैं और अक्सर होती हैं, मगर अजम्पशंस को अगर आप साथ रखें, प्रोग्राम जो ऑन पेपर होता है तो वो सारा कंप्लीटली फाइनेंस होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि IMF का प्रोग्राम हो और वो $37 बिलियन की नीड आइडेंटिफाई करे और उसको पूरा ना करे। वो प्रोग्राम में वो पूरी हो जाएगी नीड, बल्कि वो एक टारगेट उसके ऊपर देगा कि नेट इंटरनेशनल रिजर्व $3 बिलियन से बढ़ने हैं, $4 बिलियन से पहले साल में, दूसरे साल में $7 बिलियन बढ़ने हैं या $10 बिलियन बढ़ने हैं, whatever। तो ये तो होगा। बट ये JP मॉर्गन की 2 दिन या 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है, अगर आपके पास उसका एक्सेस हो तो देख लेना। JP मॉर्गन के नजदीक $3 बिलियन का गैप फिर भी रह जाएगा उनकी। आपको पता नहीं कैसे, मंथली या एनुअल? नहीं नहीं नहीं, मंथली, एनुअल। एनुअल। हाँ annual। वो कह रहे हैं कि ये IMF के बाद भी पाकिस्तान का जो फाइनेंसिंग नीड्स होगी $3 बिलियन
फिर भी फाइनेंस किसी तरीके से करना पड़ेगा उनको। सो वो फिर बॉन्ड शॉन्ड करने पड़ेंगे हमें। अब वो उनका मैंने उनके assumptions देखी नहीं है, सो आई डोंट नो किस बेसिस अच्छा पे कह रहे हैं। सर, अभी मुसीबत टल गई है या अभी रिस्क नजर आ रहे हैं आपको, और अगर है तो वो क्या रिस्क है? देखिए रिस्क तो काफी अभी भी है। रिस्क ये है, पहली बात है आईएमएफ ने कुछ एग्री नहीं किया। सेकेंडली आईएमएफ तो एक प्लेयर है ना। आईएमएफ को चाइना को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को घेरना पड़ेगा। चाइना को ये सॉरी आईएमएफ को ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक और एडीबी तो उनके हाथ में ही है तकरीबन, उनके साथ तो बहुत कोऑर्डिनेशन हो जाती है पेरिस उनको। क्लब भी आई थिंक आईएमएफ के साथ ही चलता एग्जैक्टली तो ये सारे तो आ जाएंगे, बट वो अभी बायलैटरल हमारी असिस्टेंस कितनी होगी, कमर्शियल लोन्स कितने मिलेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने आज ही शायद कहा है कि हम यूरो बॉन्ड वगैरह मार्केट जो है वो हमारे लिए अब एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक ये भी ब्लूमबर्ग पे आज स्टोरी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, इनका अंदाजा सही है कि इसको, इसलिए वो मेरा आर्टिकल आप पढ़ लें। ये जो मैंने कहा है कि ये हमारा ये नॉर्मल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस नहीं है जो हमें होती रही है, 2018 में भी हुई है, 2008 में भी हुई। ये इसके साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आई, डोमेस्टिक पॉलिसीज की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आई। फिर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं टू एन एनवायरनमेंट में फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, और पूरी दुनिया की जो फंडिंग है वो इमर्जिंग मार्केट से डाइवर्ट होके कैपिटल वो वापस यूएस की तरफ है। चला जाएगा। तो या यूरोपियन तो मार्केट बोरिंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी या फिर मुश्किल हो जाएगी, मिलेगी। बिल्कुल, तो ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ, इसको सडन स्टॉप कहते हैं। तो एक सडन स्टॉप भी हो गया। और चौथा जो हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि इस मरतबा अनलाइक 2018, इस मरतबा हमारी जो डेट रीपेमेंट्स हैं, 2018 में डेट रीपेमेंट हमारी $7 बिलियन थी एक्सटर्नल। इस साल ये FY23 में आईएमएफ का जो अंदाजा है, एस्टिमेट है, वो 21 से $22 बिलियन है। सो ये एक हर साल की किस्म एक साल की है। हाँ FY23 की। सर आपने भी बात की इंटरनेशनल मार्केट की, तो पाकिस्तान का जो सुकूक कह लें या जो यूरो बॉन्ड है उसकी इस वक्त क्या यील्ड चल रही है, और ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है या इसके लिए एक्सेस चाहिए होती है? नहीं, ये जो अवेलेबल होगा, मैंने एक्चुअली कोई ये बात एक हफ्ते से देखा नहीं है, अच्छा। बट ये तो बहुत बुरी तरह से पिट रहे थे। जब मैंने सुना है और 20% तक चली गई थी यील्ड, और मेरे ख्याल में जो क्रेडिट स्वैप की ये प्रीमियम्स भी बहुत बढ़ गई थी और 9% तक चली गई थी, कोई इंश्योर करने को तैयार नहीं था, ऐसा हुआ है? हाँ ये जो है, नहीं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप तो और भी ऊपर चला गया था। क्रेडिट 9% डिफॉल्ट से जो भी है ऊपर गया था। काफी देर पहले मैंने कोई महीना 1.5 महीना पहले अच्छा। देखा था तो 11% पे था सीडीएस। और मेरा ख्याल है अब जो है वो शायद 13-14% पे हो, मैं श्योर नहीं हूँ। मगर जो हमारी यूरो बॉन्ड की यील्ड्स है वो तो 20% के आसपास थी, 20% क्रॉस भी कर दिया था मैंने। सर ये तो मतलब क्लियर साइन ही है ना कि अगर फर्ज करें अगर आईएमएफ बीच में ना आए, तो ये अगर आपके बॉन्ड की यील्ड इतनी ज्यादा है और उसका जो प्रीमियम है स्वैप का वो इतना ज्यादा है, तो इसका मतलब तो आप ऑलरेडी डिफॉल्ट डेट है ये एक्चुअली। गलत तो नहीं होगा ये कहना, डिस्ट्रेस डेट है? मतलब आप उस मार्केट्स ने आपको मार्क किया हुआ है। और ये एक्चुअली मेरे इकोनॉमिस्ट वगैरह ने कुछ महीने पहले, आई थिंक दिसंबर में, उन्होंने एक हीट मैप बनाया था कि कौन सी इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं वो वनरेबल हैं। और पहली टॉप 3-4 मार्केट्स में पाकिस्तान थी, इजिप्ट, श्रीलंका तो आई थिंक टॉप पे ही था। तो इसमें कोई आई थिंक मार्केट्स के हवाले से तो कोई वो शक नहीं है आई थिंक कि ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तान का किया था, अपनी उसमें भी पाकिस्तान था टॉप 5 में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा सर अगर आईएमएफ नहीं आते तो जी ये ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। आईएमएफ के आने के बाद ऑब्वियसली फिर रिस्क कम हो जाती है। ठीक है। सर अभी ऑब्वियसली ये जब अप्रूवल होगा तो आईएमएफ कुछ शराइत भी रखेगा। जी बताएं कि इस दफ़ा क्या एक्सपेक्टेड है, क्या वही डिमांड होंगी पुरानी वाली आईएमएफ की तरफ से जो रिवायती होती हैं, या कुछ और भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और साथ में मुझे फिर सेकेंड ऑफ उसमें पार्ट में ये भी बता दें कि हमें क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि हम
आई मीन व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, इससे बाहर कैसे आए? शॉर्ट टर्म क्या मेजर्स लिए जाएं, लॉन्ग टर्म क्या लिए जाए? शॉर्ट टर्म तो ऑब्वियसली वही कंसोलिडेशन है और डिमांड मैनेजमेंट है, इसमें इसके अलावा तो कोई हमारे पास है ही नहीं चॉइस। तो ये हम लॉन्गर कर टर्म पाएंगे? वी मेजर्स, आर गोइंग इनटू इलेक्शन जहाँ पे प्रेशर होता है स्पेंडिंग का, तो ये कैसे करें? पॉलिटिकल कैपिटल भी नहीं है, खिचड़ी हुकूमत है, कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है। हाँ ये खैर इनके पास चॉइस नहीं है ना। अब इनको जब इनको लेके आए थे सिलेक्टर्स इनके, तो ये ऑब्वियसली अंडरस्टैंड मतलब किया हुआ था सबने कि ये बड़े आपको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, आईएमएफ की तरफ जाना पड़ेगा दोबारा व्हाटएवर। तो ये अब इनको अगस्त 2023 तक दिया हुआ है, तो आई थिंक इनके पास कोई चॉइस नहीं है, इनको स्टेबलाइजेशन तो करनी पड़ेगी। सही। इसलिए इनके ऊपर आ गया बिकॉज केयर टेकर्स की चॉइस जो है वो केयर टेकर्स का आई थिंक वैसे ही ब्लफ था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। केयर टेकर्स कॉन्स्टिट्यूशनली आईएमएफ के पास ना आईएमएफ उनको एक्सेप्ट करता है अपने प्रोग्राम के हवाले से साइन ऑफ एज अ काउंटर पार्टी, ना कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देती है, ना सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है 2013 की। किसी हवाले से केयर टेकर्स कोई सोल्यूशन नहीं था। अब ये है कि ऑब्वियसली दूसरी तरफ पे खान साहब सड़कों पे होंगे अगर, तो मुश्किल तो होगा इनके लिए और मुल्क के लिए भी, बट कोई चॉइस नहीं है, स्टेबलाइज आपको करना पड़ेगा। और मेजर्स क्या लेने होंगे इनको शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली, और लॉन्ग टर्म में जब कोई दूसरी हुकूमत आती है? मेजर्स तो देखिए ना, शॉर्ट टर्म में तो आईएमएफ के स्टैंडर्ड जो मेजर्स होते हैं, ठीक इंटरेस्ट है। रेट बढ़ा दिया और भी शायद और बढ़ाने पड़े, एक्सचेंज रेट आपका फर्स्ट टाइम ऑफ अभी डिफेंस ऑलरेडी कहते हैं पौने जब 14% पर है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ाया स्टेट बैंक ने, 1.5%। मजीद बढ़ा सकता है? मेरा ख्याल है मजीद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्सिडीज अनवाइंड की है ना, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, उसकी वजह से आईएमएफ इनके ऊपर जोर देगा कि आपको शायद और बढ़ाना पड़े। अच्छा सर, अनलाइक तो जो ये हमारी लास्ट बात हुई थी, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँ, लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी, जो याद है आपने, मैंने फीचर किया था एफडी के लिए, उसके मुकाबले में क्या इस दफा भी आपको लगता है कि हॉट मनी आ सकती है पाकिस्तान में? क्योंकि इंटरनेशनली भी रेट्स अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है, तो क्या आ सकता है पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म बोरिंग एक्सपेंसिव आ सकती है, या फिर आपको लगता है नहीं इस दफा शायद इतना चांस नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली भी यील्ड्स जो है वो अच्छी हैं? आई थिंक इस मरतबा पहले कुछ एक साल आप कह लें या 6 से 9 महीने कम अज कम, मेरा नहीं ख्याल है हॉट मनी मूव करेगा, बिकॉज हॉट मनी की डायरेक्शन जो है अभी फिलहाल तो वो यूएस की तरफ। बिल्कुल वो जो कहते हैं ना फ्लाइट टू सेफ्टी, फ्लाइट टू क्वालिटी, वो उसके साथ हुआ है, वो सारा भी गया हुआ है यूएस में या यूएस ट्रेजरीज वगैरह में। अब वो कोई 6 9 महीने साल तकरीबन इंतजार करेंगे, इमर्जिंग मार्केट्स की रिस्क जब कम होना शुरू हो जाएगी ठीक ठीक। तो वो फिर हेड करेंगे और फिर पाकिस्तान एक ऑब्वियसली काफी बड़ा एक कैंडिडेट होगा और आईएमएफ हमें दोबारा पुश करेगा कि आप हॉट मनी अट्रैक्ट करें, बिकॉज वो फाइनेंसिंग की जो सोर्सेज में गैप्स आ रहे हैं वो वहां से पूरा करने की कोशिश करेगा। सर और क्या मेजर्स हो सकते हैं? क्या मतलब बिजली के पैसे और बढ़ सकते हैं? पेट्रोल का तो सबको पता है, उन्होंने एक टारगेट दिया हुआ है क्या, लेकिन इसके अलावा और नए टैक्सेस कोई लग सकते हैं? और क्या कितना पेनफुल होगा ये अगला एक साल, और स्पेशली जब ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतनी हाई है? भाई ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करें आप, ये बेसिकली 2018 में जो कुछ हुआ था जिसपे आप सबने गालियां दी थी पीटीआई की हुकूमत को, अब वो एग्जैक्टली और ये जो एक नैरेटिव बनाया था कि उनकी इनकॉम्पिटेंस है, अब वो सारी नजर आ जाएगा कि वो इनकॉम्पिटेंस का नैरेटिव कितना दुरुस्त था। वही चीजें इस गवर्नमेंट को भी करनी पड़ेंगी और वही नैरेटिव फिर हमें एम्प्लॉय करना चाहिए इनके साथ भी, और इनको लीवे नहीं देना चाहिए। और वो टैक्स इंक्रीजेस होंगे, पॉलिसी रेट इंक्रीज होगा, मजीद एक्सचेंज रेट की प्रेशर होगा, डिवैल्यूएशन का। तो ये तो सारा कुछ होगा, और टैक्स जैसे आप कह रहे हैं बजट में नजर आ जाएगा। ऑब्वियसली बजट में गैप में काफी पूरा करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट को आई थिंक कम से कम 2-2.5% का जो है इस वाले बजट में कम करना पड़ेगा डेफिसिट। तो वो मेजर्स वही होंगे सारे जो 2018-19 में हमने देखे थे। ठीक है सर। अब आईएमएफ के हवाले से एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी चलती है कि दे आर प्लेइंग इकोनॉमिक हिटमैन। हम डिलीवर नहीं करते प्रोमिसेस पे, रिफॉर्म्स नहीं करते, वो फिर भी चाहे कितनी भी टफ कंडीशंस दें एंड में वो अप्रूव कर ही देते हैं। तो क्यों ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमेशा, और कोई ये एक
एक तरह से पाकिस्तानी जो सियासतदान है उनको मौका भी मिल जाता है, पता है कि हाँ यार बेल आउट ले लेंगे, बट एट द एंड हमारा जो डेट है वो बढ़ता चला जाता है। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था 131 बिलियन पे ऑलरेडी जा चुका है। क्या आप समझते हैं कि नहीं ये हमारी ही नाअहली है, या किसी हद तक उधर से भी सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम फंस गए इसमें? नहीं, आई थिंक वही मैं सबको कहता हूँ, मैं तो ये जो नैरेटिव इधर बना हुआ है थोड़ा कंस्पिरेसी थ्योरी वाला कि आईएमएफ, मतलब इतने सारे मुल्क हैं जो आईएमएफ से निकल गए, हम्म, अगर वो कर सकते थे अपनी मेहनत से, तो मैं कहता हूँ एक उंगली अगर हम आईएमएफ की तरफ पॉइंट करते हैं तो चार जो है हमारी तरफ पॉइंट करती है। ये सही। हमारी अपनी बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से हम इधर फंसे हुए हैं। आईएमएफ अगर आप सेंसिबल पॉलिसीज फॉलो करते तो जितना भी आईएमएफ शातिर होता और कोशिश करता आपको फंसा नहीं सकता था। तो जी जी। अगर अगर हम एक्सेप्ट करें कि ये उनका हाँ सही, एजेंडा है, वो भी सही। तो अपनी मेरा ख्याल है सर दो तीन 80% दो हमारा तीन अपना एग्जांपल्स दे दें कंट्रीज की, कौन सी अच्छी एग्जांपल्स हैं जो मुश्किल हालात में थी बट रिफॉर्म्स करके और बाहर आ गई से? देखिए, आईएमएफ से बहुत सारी कंट्रीज ने ग्रेजुएट किया है। सबसे ज्यादा तो इंडिया का एग्जांपल हम हाँ ले इंडिया का सकते हैं। एग्जांपल एक है। 91 में जब वो इतने बुरी तरह से फंसे थे कि $2-3 बिलियन का सिर्फ उनका जो गोल्ड था वो भी उनको गिरवी रखवाना पड़ा था। यूबीएस शिप करके ले गया था, जिनीवा में स्विट्जरलैंड में रखा था, उसके अगेंस्ट पैसे मिले दिए थे उनको। तो अगर वहां से उसके बाद कभी भी आईएमएफ के पास नहीं गए वो, सही सही। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वही है। आई थिंक वियतनाम भी एक एग्जांपल है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा एट द एंड, ठीक है हमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल जाती है आईएमएफ में आने के बाद, लेकिन हर दफा आईएमएफ में आने के बाद और प्रोग्राम के एंड तक हमारा जो मकसद तो पूरा नहीं होता, मतलब हम उसको अपने करंट इम्बैलेंसेज जो है करंट अकाउंट उसको फिक्स नहीं कर पाते, लेकिन एट द एंड हमारा जो ओवरऑल डेट है वो इंक्रीज होता जाता है। ये कितना बड़ा थ्रेट है, क्योंकि अगर आपका डेट लेवल इतना ज्यादा होगा बढ़ता जाएगा तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट भी तो उस हिसाब से बढ़ती है। तो ये तो आगे और मुश्किल होता जाएगा, कभी हम इससे बाहर आ पाएंगे, या आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें हम तकरीबन तकरीबन उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जैसे अब श्रीलंका कर रहे हैं, अपने डेट को रीप्रोफाइल कर रहा है, बिकॉज उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमें भी जो है ना आईएमएफ प्रोग्राम के साथ ये शायद इसका एक कंपोनेंट बनाना पड़े कि हम दोबारा पेरिस क्लब की रीशेड्यूलिंग या तो डेट की सीख करें, या मतलब ऑब्वियसली वो रीप्रोफाइलिंग और रीशेड्यूलिंग एक ही चीज होती है, बट प्रीटी मच रीप्रोफाइलिंग करानी पड़ेगी कुछ हमें। उसमें क्या करना होता है सर? बेसिकली आईएमएफ का एक प्रोग्राम आपको होता है, आईएमएफ उसके साथ साइन अप किया करना होता है 3 साल का, या वट एवर मिनिमम प्रोग्राम, और उसमें फिर आप आईएमएफ जो है वो आपको लेके जाता है पेरिस क्लब के जो क्रेडिटर्स हैं आपके बायलैटरल, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए? वो रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। वो ये हमारे साथ हो चुका है 2001 में शायद गालिबन हमने ये कंप्लीट किया था मुशर्रफ साहब के टाइम पे, और हमें 15 साल के लिए बेनिफिट मिल गया था, 15 से 17 साल की वो जो क्या इस वक्त वो नौबत आ गई है कि हम दोबारा जाएं उस तरफ? मेरा ख्याल है, पर्सनली मेरा ख्याल है शायद हमें ये करने की जरूरत पड़ रही है। थैंक यू सो जी। मच फॉर योर टाइम, और हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज।